हाँ जी, शुरू करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ हमारी जो एमसीक्यू की मिक्स सीरीज़ है, मतलब प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको भी पता है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास ये एरिया है, यहाँ पे गिवन है हमें PA OB OA, है ना, AB। तो इसमें आपको देख के बताना है कि कंज्यूमर सरप्लस कौन सा है। तो आपको पता है कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये उसकी बजट लाइन और प्राइस के अकॉर्डिंग वो है क्या है, मतलब इतनी मनी उसके पास बच जाती है ना। तो ये उसका कंज्यूमर सरप्लस है। बट अगर मान के चलिए कि वो जो है ये जो था उसका हिक्स का व्यूज़ था, कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए हिक्स का व्यूज़ था कि हम लोग जो इंडिफरेंस कर्व से जो है कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग मान के चलिए बजट लाइन ये है और वो इतना पे करने के लिए तैयार है शुरू में, है ना, इतना जो है पे करने के लिए वो विलिंग है, A से लेके B तक विलिंग है। बट एक्चुअल में उसे क्या होता है कि A से लेके B तक पे करना पड़ता है, E पॉइंट तक पे करना पड़ता है, ठीक है। जो कंज्यूमर है A से लेके B तक जो है पे करने के लिए विलिंग है, बट उसे क्या होता है A से लेके B तक ही एक्चुअल जब वो मार्केट में पहुंचता है तो उसे A से लेके B तक ही पे करना पड़ता है। तो यहाँ से जो कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या निकलेगा, A से B तक, मतलब कि विलिंग तो A से B तक है बट एक्चुअल में कितना पे करना पड़ा, P से लेके A तक उसे पे करना पड़ा ना। और जो है A और B जो उसके पास सरप्लस बच गया वो क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया उसके पास, क्लियर। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, एक कार्टल एम, कार्टल का मतलब क्या होता है, कंबाइन हो जाना, ठीक है। कार्टल मतलब वो कार्टल बना लेते हैं फर्म्स वाले आपस में, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है। तो हमें ये बताना है जो इंडिविजुअल प्रॉफिट वो मैक्सिमम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री प्रॉफिट शेयर वो जो आउटपुट का है वो मैक्सिमम करना चाहते हैं, या फिर गुडविल ऑफ द मेंबर्स, या फिर वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो कार्टल का जो मेन एम होता है वो होता है इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है, मतलब वो कंबाइन एक इंडस्ट्री बन जाती है। इंडिविजुअल फर्म जब कंबाइन होती है, कार्टल बनाती है, तो वो एक इंडस्ट्री बन गई। और जो इंडस्ट्री का एम होता है वो क्या होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो ये कार्टल का जो है उनके पास एम होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेटमेंट दैट नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ, ठीक है। तो आपने ये गेस कर लिया होगा कि ये किसकी लाइन है, मतलब कौन सी थ्योरी, कौन से टॉपिक की लाइन है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नो वन कैन मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ, मतलब अगर एक इंडिविजुअल को हमने बेटर ऑफ बनाना है तो दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। तो ये किसका व्यूज़ था, ये था प्रेटो ऑप्टिमम का, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है, प्रेटो ऑप्टिमम का था। उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सलस्की इक्वेशन जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है, सलस्की की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सलस्की से पहले हिक्स के बारे में रीड आउट किया होगा, है ना, हिक्स के बाद आपने सलस्की किया होगा। तो ये जो है वो जो सलस्की है उसमें डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बोला गया है, या फिर सप्लाई के बारे में बोला गया है, या फिर स्प्लिट करता है वो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, या फिर वो डिमांड फॉर रेयर और नॉन रिप्रोड्यूसिबल गुड्स इसके बारे में बोलता है। तो जो सलस्की का व्यूज़ था वो किसके बारे में था, वो स्प्लिट करता है प्राइस इफेक्ट को, वो प्राइस इफेक्ट को दो भागों में स्प्लिट करता है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्लियर। तो इसमें जो सलस्की था वो कॉस्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो बताता है कि जो हिक्स का व्यूज़ था वो क्या था, वो ये था कि जो इंडिविजुअल है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहता है। जब उसकी रियल इनकम इंक्रीज होती है तो जो पर्सन है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहता है, उसकी जो रियल इनकम इंक्रीज हुई है उससे उसे कंपनसेट किया जाता है, मतलब उसकी रियल इनकम इतनी कंपनसेट कर दो, इतनी जो है उससे वापस ले लो, ठीक है। तो उसकी जो रियल इनकम जो है कांस्टेंट रहती है और जो कंज्यूमर है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहता है। बट सलस्की का क्या व्यूज़ था कि उसकी इनकम लेने के बाद भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वहाँ पे काम करेगा, और जो प्रोडक्ट जो वस्तु है उसका प्राइस जो कम हुआ है ना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा,
तो उसने बोला था कि जो कंज्यूमर है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप उसकी इनकम वापस भी लेते हो, रियल इनकम को कांस्टेंट भी रखते हो आप, फिर भी जो इंडिविजुअल है वो IC से IC1 के ऊपर वो शिफ्ट, IC से IC1 पे वो शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हायर इंडिफरेंस, सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा। बट हिक्स ने बोला सेटिस्फेक्शन जो लेवल है, यूटिलिटी का जो लेवल है वो सेम रहेगा। तो ये थोड़ा सा उनमें डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं आपको अलग से वो थ्योरी है वो मैं करवा दूंगी प्रॉपरली डायग्राम के अकॉर्डिंग, हिक्स भी और स्लस्की का भी, उस दोनों का करवा दूंगी, ठीक है, एक साथ। उसके बाद हमारे पास है एल शेप की बात हो रही है कॉस्ट कर्व की। तो वो बताना है हमने कि जो एल शेप एवरेज कॉस्ट इज विटनेस इन द लार्ज फर्म जो है क्या रहती है, बिकॉज जो एल कर्व है वो कॉन्टिन्यूसली जो डाउनवर्ड जाती रहती है, उसका क्या कारण है? ओनली द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, उसकी वजह से, या फिर कांस्टेंट रिटर्न की वजह से, या फिर ओनली लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की वजह से, या फिर हमने बताना है द ऑपरेशन ऑफ लॉ डिक्रीजिंग रिटर्न इज कॉन्टिन्यूसली पोस्टपोन्ड। तो इनमें से कौन सा आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th होगा। क्यों होगा भाई 4th? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इंडिफरेंस कर्व है, मतलब सॉरी जो हमारी कॉस्ट कर्व है वो कॉन्टिन्यूसली डाउन जाती है, कॉन्टिन्यूसली डाउन जाती है, मतलब कि वो इंक्रीज़ नहीं होती एक पॉइंट के बाद, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, जो डिक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं ना उनको वो कॉन्टिन्यूसली टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी वे से उसे पोस्टपोन्ड करते रहते हैं, मतलब इंक्रीज़ नहीं होने देते, वो उसे डाउनवर्ड जो है वो होती रहती है। तो इसका जो लास्ट आंसर है वो लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्लियर? उसके बाद हम 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात हो रही है मोनोपोलिस्टिक मार्केट की, ठीक है। तो आपको पता है कि मार्केट में से क्वेश्चन, देखो मैंने जितनी भी सीरीज़ करवाई है वो PYQ के ही क्वेश्चंस थे, मतलब लास्ट ईयर एग्ज़ाम में। आपको पता है या तो फिर वो किंग्ड डिमांड, कुरनोट डिमांड, स्लस्की डिमांड और मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन, आपने नोट डाउन किया होगा कि कोई भी ऐसी सीरीज़ नहीं थी जहाँ पे ये क्वेश्चंस नहीं थे। इट मीन्स मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, सभी में से जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स है आप वो इग्नोर नहीं करोगे, चाहे वो डेड वेट लॉस है, चाहे किसी भी तरह की मार्केट है, वो कॉस्ट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर कार्टेल से रिलेटेड, इस तरह से वो क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछते हैं आपसे, ठीक है। अब मोनोपोलिस्टिक के बारे में पूछा गया है, तो आप सोचिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। और क्या देखना है यहाँ पे, मेन जो लाइन है वो यहाँ पे नोट करनी है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक का क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ना, ये दोनों बातें ही सही है। अब मैं बताऊं क्यों सही है, क्योंकि आपने गेस कर लिया होगा कि फर्स्ट तो सही है, क्योंकि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक को क्या होते हैं, नॉर्मल जो है प्रॉफिट मिलते हैं, ना तो उन्हें लॉस होता है और ना ही उन्हें प्रॉफिट होता है, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फर्स्ट तो आपको भी पता है बिल्कुल सही है। अब बात आ गई सेकंड के ऊपर, नो एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म। आपको लगेगा ये बात सही नहीं है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में एंट्री होती है, बट ये बात यहाँ पे सेकंड भी सही है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो जो बाकी फर्म्स है ना वो अट्रैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, तो वो क्यों आएंगी भाई? तो जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, तो वो वहाँ पे नहीं आएंगी। तो नो एंट्री और एग्जिट, ना तो कोई फर्म छोड़ के जाती है और ना ही कोई नई फर्म आती है वहाँ पे। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्लियर? इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाली बतानी है आपने। एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हजार्ड, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन या फिर प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? तो इनमें से जो है अगर हम बात करें तो ये जो है ना हमारे पास एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हजार्ड, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ये तीनों पार्ट इंश्योरेंस मार्केट के हैं, ठीक है। क्योंकि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये तीनों पार्ट उसी के हैं, बट अगर हम प्रिंसिपल एजेंट की बात करें ना, ये भी हमारा उससे रिलेटेड है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से, बट ये ना इंश्योरेंस मार्केट से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है और जो एजेंट होता है ना, जो नीचे पर्सन काम करते हैं,
उनकी बात हो रही है, एजेंट और प्रिंसिपल की। इन दोनों में प्रॉब्लम होती है। क्या होती है, अगर इस पर्सन ने अपने बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया प्रिंसिपल को, मतलब मेन पर्सन को जो बिजनेसमैन है, तो ये जॉब करने के लिए जा रहा है वहाँ पे और प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया कि चलो ये इसका जो है रिज्यूम देख के ये सब पता कर लेगा कि डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग की क्वालिफ़िकेशन क्या है, बट इसके नेचर का तो नहीं पता है ना। अगर ये बंदा कामचोर है या किसी भी तरह से काम नहीं करता फिर तो प्रॉब्लम आएगी ना बाद में। तो ये होती है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। और इंश्योरेंस मार्केट में प्रॉब्लम आती है एडवर्स सिलेक्शन की, मोरल हजार्ड की और एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की। तो मैंने ये वाला टॉपिक है ना आपको पब्लिक फाइनेंस में मार्केट फेलियर में आपको करवाया हुआ है और वहाँ से आप कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए वहाँ पे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट इसकी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे हैं। तो 7th का जो है 4th आंसर है वो बिल्कुल राइट है, मीन्स 4th इसका आंसर नहीं है। इन कंजम्पशन की बात हो रही है, इन्फीरियर गुड्स हैव। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है भाई, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है या फिर इनफाइनाइट होती है। तो मैंने जो इससे पहले वाली सीरीज़ में आपको समझाया था इन्फीरियर गुड्स के बारे में और गिवन गुड्स के बारे में, ठीक है। तो आप मुझे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं अलग से इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वैसे आपको करवा दिया कि गिवन गुड्स में और इन्फीरियर गुड्स में जो रिलेशन है वो क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, इनकम इफेक्ट दोनों में नेगेटिव होता है, इन्फीरियर और गिवन दोनों में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात बस यहाँ पे इतनी है कि गिवन गुड्स में और इन्फीरियर में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पॉजिटिव तो होता ही नहीं है, इनफाइनाइट भी नहीं होता और जीरो भी नहीं होता, नेगेटिव होता है, बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। और ये मैंने जो बात है किस तरह से नेगेटिव होता है वो सारा मैंने इससे पहले वाली सीरीज में आपको बता दिया। उसके बाद कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, हमें इन दोनों स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। इन्फ्लेशन इज़ एडवांटेज टू डिबेटर, जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जिन्होंने लोन लिया होता है ना, जिन्होंने डेप्ट लिया होता है, ऋण लिया होता है, उनके लिए जो इन्फ्लेशन है वो एडवांटेज है, मतलब उनके लिए फ़ायदा है। और जो बॉन्ड होल्डर है उनके लिए भी एडवांटेज है। क्या ये दोनों बातें सही है या फिर एक सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है ना, राइट आंसर आपके पास वो क्या होता है, ये फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल राइट है। कारण क्या है इसका कि जिसने लोन लिया है, जिसने डेप्ट लिया है उसके लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि उसने क्या किया, आज से पहले मतलब पहले उसने क्या लिया था, 5000 का लोन लिया था, ठीक है, और कुछ सालों बाद वो वापस करेगा। बट इस टाइम क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो अब वो तो 5000 है वो ही वापस करेगा ना। अब बात करें 5000 की वैल्यू आज से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा थी, बट आज के टाइम में अगर 5000 की बात करें तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो लोन लेने वाला पर्सन है उसके लिए तो फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि 5000 ही वापस उसे करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में तो इनकी रियल वैल्यू कम हो चुकी है ना। सो जिन्होंने लोन लिया है उनके लिए तो फ़ायदा है, बट बॉन्ड होल्डर है ना उनको नुकसान हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने जो बॉन्ड बाय किए हैं, जिस प्राइस में उन्होंने बॉन्ड बाय किए थे, अब भी उनका प्राइस है जो वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, तो रियल वैल्यू तो कम हो गई ना। हाँ, उन्हें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट में जो इनकम होगी ना उस इनकम की रियल वैल्यू कम हो गई क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गए। तो जो बॉन्ड होल्डर है ना उनके लिए लॉस है, बट जो डेप्ट जिन्होंने लोन लिया है ना उनके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद हम लोग 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नियर मनी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, नियर मनी के बारे में लिखा हुआ है। और ये बताना है कि नियर मनी के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन है वो बिल्कुल जो है करेक्ट है। यहाँ पे जो एसेट्स होते हैं नियर मनी में वो 100% लिक्विड होते हैं, या फिर एसेट विच हैज़ नो स्टोर ऑफ वैल्यू, उनकी स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होती, या फिर एसेट विच इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर एसेट विच फुलफिल द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट ए शॉर्ट नोटिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो 4th होगा। क्यों होगा, क्योंकि नियर मनी का मतलब होता है कि फुली जो है लिक्विड नहीं है, मतलब कि शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग हम उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये क्या करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करती है। तो इसका जो 4th आंसर है वो बिल्कुल
राइट है। उसके बाद 11th की बात कर लेते हैं। 11th में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, यहाँ पे मैचिंग करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन जो है शो हो रहा होगा पूरा क्वेश्चन, है ना। तो आपने क्या करना है, आप इनके अलग अलग वैल्यू निकालिए। देखिए के की वैल्यू निकालिए आप। सबसे पहले आपको पता है कि 1 माइनस MPC होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू पुट कर लीजिए 0.2, इसकी वैल्यू आएगी 1/0.8, और 1/0.8 का मतलब क्या होता है, 10/8 हो गया, क्योंकि वो पॉइंट आप मतलब हटाओगे तो 10 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। और यहाँ से जब आप करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 4 और 5, और उसके बाद जब इसका आंसर निकालोगे 1.25 समथिंग ऐसे कुछ आएगा ना। तो मतलब फर्स्ट का आपके पास फोर्थ बन रहा है, फर्स्ट का फोर्थ बन रहा है, तो सिर्फ इस एक में गिवन है, ठीक है। तो अगर एक का आंसर भी आप निकाल लेते हो तो भी आपकी पूरी सीरीज सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि और किसी में आंसर है ही नहीं। तो आपका जो ये वाला आंसर है थर्ड, वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। बाकी आप आंसर निकाल के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आराम से। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लायर का। उसके बाद हम लोग 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, सोलो मॉडल की हो रही है। तो देखिए मैंने पिछली सीरीज़ में आपको क्वेश्चन करवाए थे, सोलो वाले आ रहे थे, आपको पता है ना। सोलो मॉडल से, हेरोड मॉडल से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा आपसे, और मैंने ये पोल में भी आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के पोल में भी आपको ये क्वेश्चन जो था वहाँ पे दिया था। तो उसका जो आंसर है ना, वो जो बच्चों ने दिया है, काफ़ी स्टूडेंट्स के सही भी हैं, बट मोस्टली बच्चों ने ना इंक्रीजिंग वाला टिक किया है। बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो राइट आंसर है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, स्टेडी ग्रोथ रेट के बारे में पूछा है, ठीक है। स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। जितना आउटपुट आप जितनी आप कैपिटल लगा रहे हो उतना ही आउटपुट हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रोथ रेट है ना ओवर टाइम विल भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसका जो थर्ड आंसर है वो बिल्कुल राइट है। और मैंने ना कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिखा होता है, ठीक है। तो मैं कुछ टाइम के बाद लिख देती हूँ, तो आपको कोई डाउट हो तो आप कुछ टाइम बाद जो है पोल वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो कि इसका जो आंसर है वो कौन सा राइट है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो अभी तक पोल ठीक से एडजस्ट नहीं हुआ है ना, तो इस वजह से, वरना तो उसके ऊपर इशू हो जाता, तो वो मैं थोड़ा पता करती हूँ और वो मैं ठीक से एडजस्ट कर लूँगी वहाँ पे, तो आपको साथ के साथ जो है आंसर पता चल जाएगा। बाकी इसका आंसर जो है वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद 13th हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, ड्यूलिज्म के बारे में पूछा गया है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है आपके पास, इनमें से आप बताइए कि कौन से दो इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने या सभी ने ड्यूलिज्म के बारे में बोला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो सेकंड होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि रेनिस और फाई और रिकार्डो ने ड्यूलिज्म की बात की है, रॉबर्ट सोलो और हेरोड ने ड्यूलिज्म की कोई बात नहीं की। तो इसका जो सेकंड आंसर है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु अमंग द फ्लोइंग, नीचे में से आपने क्या बताना है, टर्नपाइक थ्योरम के बारे में बताना है, ठीक है। टर्नपाइक थ्योरम के बारे में बताना है। टर्नपाइक थ्योरम आपने की नहीं होगी, काफ़ी बच्चों ने, शायद कुछ बच्चों ने की होगी, ठीक है। तो मैं टर्नपाइक का आपको थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ। टर्नपाइक थ्योरम में ये होता है कि ऑप्टिमम पाथ ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में बताया होता है। ऑप्टिमम पाथ, कैपिटल एक्यूमुलेशन का ऑप्टिमम पाथ, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब आपने ये बताना है कि ये जो टर्नपाइक थ्योरम है ये किसने दी है, ठीक है, फॉर्मुलेट इसको किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट। क्लियर। सैमुएल्सन, डॉर्फमैन एंड सोलो ने जो है इसको जो है फॉर्मलाइज किया है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद 15th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लीकेज के बारे में पूछा गया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये वाली भी। बैकवर्ड और लीकेज जो है वो किस में जो एक्सप्लेन किया गया है। तो इन चारों थ्योरीज़ को रीड कीजिए और बताइए किस में बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात की गई है, अनबैलेंस में, ट्रिकल डाउन ग्रोथ में, बैलेंस में, या इक्विलिब्रियम पाथ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, अनबैलेंस, अनबैलेंस, ठीक है। और अनबैलेंस किसने दिया, हर्शमैन ने। क्लियर। और इसमें जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेज की बात की गई है कि एक साइड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इससे क्या होगा, जो रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्री है उसको भी फ़ायदा होगा,
और जो बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज होती है जिसमें जो है बड़े बड़े प्रोडक्ट बनते हैं, रॉ मटेरियल जहाँ पे यूज़ होता है, उनका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये था बैकवर्ड, मतलब रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, वो होता है बैकवर्ड। और जो फॉरवर्ड लीकेज है वो बड़ी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। तो ये लीकेज किस में बात की गई है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी में बात की गई है। उसके बाद रिजर्व आर्मी, ये तो सबको आता होगा, 100% श्योर है, क्योंकि ये मोस्टली जो है बच्चे हर बार करते रहते हैं। रिजर्व आर्मी की किसने बात की थी? शुम्पेटर ने, हिक्स ने, कार्ल मार्क्स ने, या फिर टी.आर. माल्थस ने? किसने बात की थी? कार्ल मार्क्स ने बात की थी रिजर्व आर्मी की। क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग क्या करते रहते हैं, कैपिटल को जो है कैपिटल का यूज़ करते रहते हैं और लेबर का जो है हम लोग जो है उसे छोड़ते रहते हैं, कैपिटल का यूज़ करते हैं लेबर की जगह पे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग जो है बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करेगा और लेबर का यूज़ नहीं करेगा, तो जो लेबर बच जाते हैं, जिनको काम नहीं मिलता, उनकी क्या बन जाती है? रिजर्व आर्मी बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है? रिजर्व आर्मी बन जाती है। तो ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन होती है ना कैपिटल की, उसमें चेंज किया जाता है, तो इससे रिजर्व आर्मी इकट्ठी हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। उसके बाद हमारे पास 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच प्रोडक्शन फंक्शन एम बोथ हेरोड न्यूट्रल एंड हिक्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। देखिए, हेरोड में और हिक्स में न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस लिया गया है, तो नीचे में से कौन सा फंक्शन है जिसमें ये अप्लाई होता है, जो हेरोड में और हिक्स में भी लिया गया है? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन में, या वीईएस में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो ये जो अजम्पशन थी ना, ये दोनों में लागू होती है। और वो फंक्शन कौन सा था? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, वो कौन सा था? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ये ना, या तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, वो आपसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, जो हेरोड है वो लेबर ऑग्यूमेंटिंग है या फिर कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग है? तो आप याद रखोगे, जो हेरोड का मॉडल है वो लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निक है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, बिकॉज ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जब आपसे हिक्स के बारे में पूछे ना कि हिक्स का जो मॉडल है वो लेबर ऑग्यूमेंटिंग है या कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग है, तो हिक्स वाला लेबर और कैपिटल दोनों का ऑग्यूमेंटिंग है। ठीक है, लेबर और कैपिटल दोनों का। बट जो हेरोड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निक का यूज़ करता है। ठीक है, पर इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? इन दोनों में जो हम समानता की बात करें तो वो क्या है? जैसे कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि वेज के बराबर ही उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब जितनी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है लेबर और कैपिटल की, अगर हम बात करें लेबर की, तो उसके बराबर ही उनको वेज मिलता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर। यही बात हेरोड ने भी की है और हिक्स ने भी की है, इसलिए इसका जो आंसर है वो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आएगा। ठीक है, और जो हेरोड है उसमें लेबर और कैपिटल की जो रेशियो होती है ना, वो कांस्टेंट रहती है। नोट कर लीजिए, जो हेरोड का मॉडल है उसमें लेबर और कैपिटल की जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहती है। क्लियर? हिक्स में भी क्या होता है कि लेबर और कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो रेशियो है वो सेम रहती है। और ये आपको क्लियर हो गया कि फैक्टर को उनकी प्रोडक्टिविटी के बराबर वेज दिया जाएगा। ये तो दोनों में सेम बात थी, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना इनकम का, वो चेंज नहीं होता। प्रॉफिट और वेज के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 18th क्वेश्चन है आपके पास। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो इस तरह का आएगा नहीं एग्ज़ाम में, बट आप फिर भी एक बार जो है इसे कर लीजिए। बॉम्बे प्लान था वो किसका दिया हुआ है? बॉम्बे प्लान किसका दिया हुआ है? तो इन चारों में से देखिए, अगर आपने एक अगर आप सेट कर लेते हो या एटलीस्ट 2 के बारे में आपको पता होगा ना, तो ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो बॉम्बे प्लान के बारे में आपने बताना है कि बॉम्बे प्लान किसने दिया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है राइट, आपने देख लिया होगा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर 18th का राइट आंसर मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो बिल्कुल फर्स्ट वाला है। ठीक है, जो फर्स्ट है ना बॉम्बे प्लान, ये बिरला और टाटा ने दिया था। ठीक है, और गांधी जो प्लान है वो श्रीमन नारायण ने दिया था, और पीपल प्लान जो था
वो किसने दिया था, वो MN रॉय ने दिया था, और सर्वोदय अप्रोच जयप्रकाश नारायण ने दी थी। क्लियर। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद 19th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच अमंग द फ्लोइंग इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग स्पेशल कैटेगरी साइट। ठीक है, नोट मतलब नहीं है, किसकी नहीं है भाई, स्पेशल कैटेगरी स्टेट जब डिक्लेयर की गई थी तो कौन सी कैटेगरी को नहीं लिया गया था वो आपने बताना है। इसमें ओवर पॉपुलेशन को नहीं लिया गया था, या फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हिली और डिफ़िकल्ट स्ट्रेन को, या फिर नॉन वर्बल स्टेट फाइनेंस को नहीं लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ओवर पॉपुलेशन को नहीं लिया गया था। बाकी ये जो तीनों है ना आंसर वो बिल्कुल राइट है, बट ओवर पॉपुलेशन जो है उसको, उस फैक्टर को नहीं लिया गया था इसमें। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाने के लिए। उसके बाद लास्ट जो 12th क्वेश्चन है उसकी 20th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर द टेस्टिंग ऑफ कंसिस्टेंसी एंड वायबिलिटी ऑफ ए प्लानिंग प्रोजेक्ट की बात हो रही है। विच ऑफ द प्राइज आर यूज्ड। जब हम लोग कोई भी टेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का टेस्ट करते हैं, तो कौन सा जो है विच प्राइज़ यूज्ड, कौन सा प्राइज़ यूज़ किया जाता है। तो लास्ट सीरीज में मैंने आपको ये बताया था, आई होप आपको याद हो। इसका आंसर होगा शैडो प्राइज़। शैडो प्राइज़ क्या होता है, शैडो प्राइज़ होता है एक जो है एस्टिमेट प्राइस होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एस्टिमेट प्राइस होता है। मतलब कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, तो आप क्या देखते हो, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और बेनिफिट कितना हो रहा है। तो आप कॉस्ट और बेनिफिट के अकॉर्डिंग एक एस्टिमेटेड प्राइस निकाल लेते हो मार्केट प्राइस से पहले। ठीक है, मार्केट प्राइस अलग होता है, बट एक एस्टिमेटेड प्राइस अलग होता है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट का ये जो प्राइस है ये तो लग ही जाएगा, मतलब ये वाला प्राइस होगा। एक्चुअल में कितना होगा वो बाद की बात है कि मार्केट प्राइस क्या होगा, बट एक एस्टिमेटेड प्राइस तो हर प्रोड्यूसर निकालते ही है अपने प्रोडक्ट का, तो उसे बोलते हैं शैडो प्राइस। ठीक है, तो ये प्लानिंग प्रोजेक्ट में जो है टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शैडो प्राइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 21th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, तो आप सीधा जो है 22 जो क्वेश्चन है वो आप कीजिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 22th क्वेश्चन में क्या लिखा है, हु अमंग द फ्लोइंग इकोनॉमिक्स डेवलप द री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। री इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया किसने दिया था, हार्वे लिविस्टिन ने, AK सेन ने, या फिर डॉब ने, या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो लिविस्टिन ने। उन्होंने बोला था जो भी आप सेविंग करते हो या फिर जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे आगे से आगे री इन्वेस्टमेंट कीजिए, री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक बार इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट हुआ तो उसे फिर से री इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट करना। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद 23 क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा गया है, एरिया अप्रोच। एरिया अप्रोच की बात हो रही है, जो प्लानिंग इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय हु अमंग द फ्लोइंग। किसने जो एडवोकेट है प्लानिंग का। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बट फिर भी आप इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, DR गैडगिल। ठीक है, इसका जो फर्स्ट आंसर होगा वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, उसके बाद 24th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच अमंग द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें से आपने क्या बताना है, कौन कौन से ये जो आपके पास 3 ऑप्शन है, ये इनमें से कौन से हैं वो कैपिटल अकाउंट में ऐड हैं। ये तीनों ऐड हैं या फिर जो है कौन कौन सा ऐड है वो आपने बताना है, फॉरेन लोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट रेमिटीज। तो इन तीनों में से जो है कैपिटल अकाउंट में कौन ऐड है, इनमें से जो है आपके पास आंसर होगा 4th। ठीक है, इसका जो है आंसर 4th होगा। प्राइवेट रेमिडीज़ है ना, ये वाला ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये फॉरेन ऐड की तरह होता है और फॉरेन ऐड जो है कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं होती। फॉरेन लोन है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, वो इसमें ऐड होता है। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट और सेकेंड राइट होगा आंसर। उसके बाद 25th जो आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, विच अमंग द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ट्रेजर लोन। ट्रेजर लोन कौन से होते हैं भाई, इट इज़ इंट्रोडक्टरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस रेट इज़ परमानेंट इन नेचर, या फिर दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या होगा, ये 3rd वाला होगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड,
क्योंकि ये क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इंट्रोडक्टरी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें कम लगाया जाता है, बट बाद में जो है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें जो नहीं, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है वो फर्स्ट होगा, थर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा थर्ड? क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो नेचर में परमानेंट नहीं होता। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये स्टार्टिंग में कम होता है बट बाद में इंक्रीज़ होता है, ठीक है, बाद में इंक्रीज़ होता है। तो ये नेचर में परमानेंट नहीं होता, इसलिए थर्ड नहीं आएगा, इसका फर्स्ट आएगा। ये क्या होता है, इंट्रोडक्टरी, मतलब स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना उसकी बात हो रही है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सकता है मैं कोई टॉपिक करवाऊँ या फिर आपको MCQ की जो सीरीज़ है वो ही करवाऊँगी, क्योंकि यहाँ से जो आपके टॉपिक है वो बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।